नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, दल प्रणाली का वर्गीकरण या भेद, फिर राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका और राजनीतिक दलों की आलोचना। ये पूरी अवधारणा का अध्ययन विस्तार से करेंगे। यह है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राजनीतिक दल, अर्थ व इसकी विशेषताएं। राजनीतिक दल आधुनिक शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। ये आवश्यक माना जाता है लोकतंत्र में। यही कारण है कि लोकतांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। साधारण अर्थ में राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सहमति रखते हैं तथा शांतिपूर्ण साधनों से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष बात, शांतिपूर्ण साधनों से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। गिल क्राइस्ट ने इनको परिभाषित किया है। यह नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लिकोक के शब्दों में राजनीतिक दल से अभिप्राय उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर इनके विचार समान होते हैं। इसके लिए मतदान शक्ति का प्रयोग करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यानी इन्होंने माना कि सत्ता प्राप्त करना इनका एक मुख्य उद्देश्य भी होता है। वाशिंगटन के शब्दों में लोकतंत्र जनता की शक्ति पर आधारित है। जो राजनीतिक दल या नेतृत्व व दिशा प्रदान करते हैं जिसके बिना संप्रभुता संपन्न जनता की शक्ति प्रभावहीन है। यानी संप्रभुता शक्ति तो जनता में, परंतु उसको ये नेतृत्व और दिशा प्रदान करते हैं। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह संवैधानिक ढंग से शासन का आधार बनाना चाहते हैं। ये इनकी विशेषताएं। यानी एक संगठित समूह होता है जो शांतिपूर्ण साधनों से सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, तभी वो अपना कार्यक्रम लागू कर पाते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं देखें तो इन्हीं परिभाषाओं में से निकलती है कि बहुत सारे लोगों का एक स्थायी संगठन होता है। दूसरा, ये लोग समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तीसरा, अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों और नीतियों का समर्थन करते हैं और उनके पास स्पष्ट कार्यक्रम होता है। चौथा, अपने सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और पांचवा, विभिन्न राजनीतिक दल अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाते हैं और बहुमत के निर्णय को मानते हैं। राजनीतिक दलों का कुछ दृष्टिकोण है। इसमें अमेरिकन या उदारवादी दृष्टिकोण मान सकते हैं। अमेरिकन या उदारवादी दृष्टिकोण क्या मानता है कि जरूरी नहीं कि पार्टी की विचारधारा या सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हो। मुख्य बात यह है कि पार्टी शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास करती हो। यही कारण है कि अमेरिका की दोनों पार्टियां सिद्धांत की दृष्टि से समान है, मतभेद केवल मुद्दों पर है। R.A. डैल के शब्दों में अमेरिकन पार्टियों में विचारधारा की समानता है परंतु मुद्दों पर संघर्ष है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में अमेरिकन पार्टियां ऐसी है जैसी दो बोतलों में मदिरा एक जैसी और लेबल अलग। इसमें मिचेल से उन्होंने एक विचार दिया है कि उन्होंने गुट तंत्र का लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची में उन्होंने लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंततः एक गुट तंत्र के हाथ में आ जाती है, परंतु आधुनिक राजनीतिक दल अपने आप को लोकतंत्रीय छद्म वेश में पेश करते हैं। यानी कुछ ही लोग निर्णय लेते हैं परंतु वो दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है मार्क्सवादी
कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ ये मानते हैं कि दल व्यवस्था वर्ग संघर्ष का रूप है। समाज में दो वर्ग है, अमीर और गरीब, इनमें संघर्ष हुआ, इसी से दल बने हैं। पूंजीवादी समाज में दो विरोधी वर्ग है, पूंजीपति और मजदूर, बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट। श्रमिक या मजदूर वर्ग की पार्टियों कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। यह सबसे अलग है क्योंकि यह वर्ग चेतना से बनती है। पूंजीवादी समाज में परस्पर विरोधी वर्गों वाले दल इसलिए पनपते हैं क्योंकि वे विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी समाज में ऐसी प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश नहीं होती है, परंतु वहां सर्वहारा की तानाशाही आवश्यक है ताकि वह पूंजीवादी विरोधी संघर्ष में अग्रपंक्ति या वैनगार्ड की भूमिका निभा सके। यह दल उस कार्य को संपन्न करेगा जो वस्तुतः सर्वहारा को करना चाहिए, यानी सर्वहारा वर्ग का जो नेतृत्व कर रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। लेनिन ने अपनी बुक में लिखा व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। में लिखते हैं कि मजदूरों में चेतना बाहर से ही लाई जा सकती है। मजदूर संघ चेतना तो स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हो जाएगी, परंतु उसके मन में सामाजिक लोकतंत्रीय चेतना विकसित करने का साम्यवादी दल का है। लेनिन ने 1905 में लोकतंत्रीय केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि दल का नेतृत्व चुनाव द्वारा किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो आगे दल प्रणाली के भेद या वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन है। एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली या बहुदलीय प्रणाली। एक दल ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होता है। इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। सर्वाधिकारवादी दल प्रणाली नंबर एक ये, इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल को कार्य करने की अनुमति होती है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ व वर्तमान जनवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। परंतु इसके कुछ लक्षण अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप से इसको अलग कर देते हैं, जैसे कि लिखित संविधान, सत्ता का उत्तराधिकार कुछ नियमानुसार, और सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है रूलिंग पार्टी कुछ हद तक आलोचना का अधिकार होता है। कुछ देशों में एक से अधिक राजनीतिक दल है, परंतु एक ही दल का प्रभुत्व बना हुआ है, जैसे भारत में कांग्रेस का 1977 तक लगभग प्रभुत्व था। दो दल प्रणाली यह ऐसी प्रणाली है जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। ब्रिटिश प्रणाली इसका अच्छा उदाहरण है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में भी मुख्य रूप से दो है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। और तीसरा जिसका इसका भेद या वर्गीकरण है बहुदलीय प्रणाली, जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों ऐसी स्थिति में चुनाव में किसी भी को भी स्पष्ट बहुमत न मिल पाए वहां बहुदलीय प्रणाली होती है। जैसे स्वीडन व नॉर्वे में कई सारे सोशल डेमोक्रेटिक दल है, दूसरी तरफ कई दक्षिणपंथी दल भी है। फ्रांस, इटली व भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। तो ये इसके तीन। उससे आगे हम देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य व भूमिका, क्योंकि कंसेप्ट आपको पूरी बताई जाती है जो दल के बारे में होती है, और आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको वो पोर्शन ही लिखना होता है जो पूछा गया होता है। जैसे राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका पूछ लिए गए तो इसमें कुछ ना कुछ भूमिका में परिभाषा लिखेंगे और बाकी यहाँ से अपने शुरू कर देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में दल अत्यंत महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनके कार्य या भूमिका आप देखते हैं स्लाइड्स पर देख रहे हैं, 8 मुख्य काम इसमें दिखाए गए हैं। काम और भी हो सकते हैं। पहले देखिए दल की नीति निर्माण। हर देश में या प्रत्येक देश में अनेक समस्याएं होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल उन समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाता है। साधारणतः ये योजनाएं और राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में लिखी हुई भी रहती है। दूसरा लोकतंत्र में आवश्यक, राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन है। विश्व में शायद ही कोई देश होगा जहां संगठित राजनीतिक दल न हो। यदि राजनीतिक दल संगठित न हो तो मतदाता अपने में से किसी भी व्यक्ति को वोट तो दे देंगे, जिसके कारण जो लोग निर्वाचित हो जाएंगे उनमें नीतियों और मुद्दों पर राय नहीं होगी, यानी एक तरह से सारे निर्दलीय जीत जाएंगे। तो निर्दलीय में पार्टी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसमें और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एक दूसरे को खरीद फरोख्त करने की, उनमें नीतियों में सहमति भी नहीं होती, जिससे अव्यवस्था हो जाएगी। राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य सरकार का निर्माण करना होता है, अतः वे चुनाव में भाग लेते हैं तथा अपना कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और जीतने पर उसे लागू करते हैं। फिर है जनमत को शिक्षित करना। तीसरा, राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं को चुन लेते हैं।
और भाषणों, लेखों, समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं आदि द्वारा जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे जनता को उनके बारे में शिक्षा मिलती है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देकर उसमें चेतना उत्पन्न करते हैं। ब्राइश के शब्दों में, राजनीतिक दल लोकतंत्र को शिक्षित करने, उसके निर्माण करने तथा उसकी संगठित करने का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। चुनाव संबंधी कार्य, राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों व कार्यक्रम को लागू करने के लिए शासन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इसके लिए चुनाव संबंधी अनेक काम करने पड़ते हैं। वे घर घर जाकर निर्वाचक सूची, जो वोटर लिस्ट उसको ठीक कराते हैं, नाम लिखवाते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं जिससे वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उसके पक्ष में प्रचार करते हैं, अनेक सभाओं का आयोजन करते हैं और चुनाव के इसमें विशेष क्रिया रहते हैं। प्रतिनिधित्व करना, वर्तमान में राष्ट्र बड़े और विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं, जिससे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं ले पाती। राजनीतिक दल सरकार व समाज के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ये दल की नीतियों को जनता को बताते हैं और जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक दल जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। फिर विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर, छठा है, राजनीतिक दल विचारों को प्रतिनिधित्व करते हैं। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल होते हैं, जैसे वामपंथी, दक्षिणपंथी, केंद्रवादी, जो समाजवादी व पूंजीवादी विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। एक सी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों की नीति कार्यक्रम से संतुष्ट होकर उनके पक्ष में हो जाते हैं। वे उसे विधानमंडल में पहुंचाते हैं। संसद में भी इसी के आधार पर वाद विवाद होते हैं, यानी विचारधाराओं के आधार पर दल विचारधारा के आधार पर भी बनते हैं। विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व भी ये करते हैं। और सातवां है, विपक्ष के रूप में काम करते हैं। अगर चुनाव में जो दल बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते, वे विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। उस दशा में उनका कार्य होता है शासन की नीतियों व कार्यक्रमों की आलोचना करना और सरकार को सतर्क रखना, विपक्ष के रूप में, यानी एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम उनको प्रस्तुत करते हैं। फिर राजनीतिक समाजीकरण, जो नए नए लोग होते हैं राजनीति में आते हैं, उनको भर्ती करते हैं और उनको शिक्षित करते हैं, जिससे राजनीतिक दल में नए नए सदस्य जुड़ते जाते हैं उनको, और उनकी पार्टी की विचारधारा से उसको अवगत कराते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। इससे राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो ये इसके कार्य या भूमिका मुख्य रूप से। अब उनकी आलोचना अगर करना चाहें तो जनता को विभाजित करना पहला इसकी आलोचना है। राजनीतिक दल जनता को दो या अधिक भागों में विचारधारा के आधार पर बांट देते हैं। व्यवस्थापिका के बाहर वातावरण दूषित हो जाता है। विरोधी दल केवल विरोध के लिए सरकार का विरोध करते हैं, बिना मतलब के विरोध करते रहते हैं हर अच्छी पॉलिसी का भी। सत्तारूढ़ भी विरोधी दल के सुझाव इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि विरोधी दल द्वारा रखे होते हैं। यह हर विषय को गुणों के आधार पर सही मूल्यांकन नहीं होने देता, प्रतिनिधियों को एक तरह से उसकी विचारधारा का दास बना देता है, यानी उसी को मानना ही पड़ता है। जनता को दूसरा गलत शिक्षा देना, राजनीतिक दल जनमत को सही शिक्षित नहीं करते। ये छल कपट, गलत आरोप आदि द्वारा देश के वातावरण को बिगाड़ देते हैं, जिसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ता है। तीसरा, योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कम जगह। दल प्रणाली से बहुमत प्राप्त प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च स्थान प्राप्त कर पाते हैं। बहुमत प्राप्त दल के बाहर कोई व्यक्ति कितना ही योग्य व प्रतिभाशाली हो, उसे शासन में भाग नहीं दिया जाता। इस प्रकार विद्वान व निष्पक्ष होते हैं, वे दलगत राजनीति से दूर रहना ही पसंद करते हैं। फिर है जो सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका में सदस्यों को अपने दल के अनुसार ही बोलना पड़ता है। जो जिस पार्टी का वैसे बोले, जैसे भारत में कांग्रेस का कांग्रेस की विचारधारा बोलेगा, बीजेपी का बोलेगा, कोई भी पार्टी हो उसी के अनुसार बोलेगा। यदि वे दल के निर्णय के खिलाफ बोलते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि वे दल से निकाले भी जा सकते हैं। समय व धन की बर्बादी, व्यवस्थापिका राजनीतिक दलों में बटी होने के कारण विपक्ष द्वारा व्यर्थ के प्रश्न व स्थगन प्रस्तावों व चुनावों में भी
दल बहुत सारे समय और धन को बर्बाद करते हैं, और विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों भी से बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट का। तो ये समय और धन की बर्बादी है। फिर सांप्रदायिक तनाव। बहुत से दल धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर बनाए जाते हैं। वे देश में धार्मिक व सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, जिससे देश में दंगे भी हो सकते हैं, तनाव फैलता है, माहौल बहुत ज्यादा टेंशनाइज हो जाता है। इस प्रकार हमने राजनीतिक दलों का अर्थ, विशेषताएं, उसका दृष्टिकोण, दल का वर्गीकरण, उसके भूमिका और उसकी आलोचना देखी। ये इस प्रकार इन सब आलोचनाओं के बाद भी कह सकते हैं कि जब तक लोकतंत्र है तब तक दल प्रणाली को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बिना शासन संचालित होना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर निर्दलीय सारे हो जाते हैं तो फिर उसमें एक जैसी विचारधारा नहीं होती, तो वो सरकार फिर स्थायी नहीं हो सकती। ये आपको पूरी कंसेप्ट बताई गई है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन होता है उसी के अनुसार वो पोर्शन आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।